नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। कर्नाटक में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 10 मई को मतदान होना है, 13 मई को नतीजे आएंगे और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस ने पूरा जोर लगा रखा है और आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। उससे पहले आज कर्नाटक के रण में तमाम सियासी पार्टियों के दिग्गज नेता दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी। तो आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां जो हैं वो पूरा जोर आज लगाती हुई नजर आएंगी। तो देखिए, 10 मई को सभी 224 सीटों के लिए मतदान होना है और 13 मई को यह तय हो जाएगा कि कर्नाटक में किसकी सरकार। तो बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। कल भी प्रधानमंत्री ने कई रोड शो किए थे और आज एक बार फिर से एक रोड शो करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। करीब 10 किलोमीटर लंबा यह रोड शो होगा। इसके अलावा कई जनसभाएं हैं जिसको संबोधित करेंगे। तो कर्नाटक के रण के बारे में कुछ चीजें आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। मतदाताओं की जो कुल संख्या वो 5,21,73,579 है। ये वोटर्स 10 तारीख को मतदान करेंगे और अपने राज्य के लिए सरकार चुनेंगे, जिसमें महिला वोटर्स की संख्या जो है वो करीब 2,59,00,000 के करीब है। यानी 2.5 करोड़ के करीब जो है वो महिला वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कर्नाटक में इस बार जो नए वोटर्स की संख्या है वो 9,17,000 के करीब है। यानी ये वोटर्स पहली बार वोट करेंगे, ये नए वोटर्स हैं। इसके अलावा राज्य में 80 साल से ज्यादा उम्र के जो वोटर्स की संख्या है वो करीब 12,15,000 के करीब है। तो ये वोटरों की स्थिति है। 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर घर से ही वोट कर सकेंगे। ये इस बार की व्यवस्था जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है कि ज्यादा उम्र है तो आप घर से ही वोट कर सकते हैं। 80 साल से अधिक है तो 1 अप्रैल को जिनकी उम्र 18 साल हो रही है वो भी इस बार वोट कर सकेंगे। उनके वोटर आईडी कार्ड बने हैं, यानी उनके पास वोट करने का अधिकार इस बार होगा। करीब 5,55,000 दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बार खास व्यवस्था की गई है ताकि कर्नाटक में वो भी आराम से वोट कर सकें। राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 36 सीटें आरक्षित हैं। ये बेहद अहम 36 सीटें जो आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 15 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ये सीटें जो हैं वो बेहद अहम इस बार के चुनाव में। राज्य में करीब 42,756 ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग इस बार 10 मई को करते नजर आएंगे। सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, आज कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से दिग्गज हैं मैदान में नजर आएंगे? बिल्कुल अभिषेक, देखिए बहुत अच्छा आप विश्लेषण भी कर रहे थे और लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखिए गांधी परिवार आपने देखा कि किस तरीके से जुटा हुआ था। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी और आखिरी के दौर में सोनिया गांधी भी पहुंची। एक रैली को उन्होंने संबोधित किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कार्यक्रम वहां पे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और आज भी आपको राहुल गांधी नजर आएंगे प्रचार करते हुए। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने ये जो चुनाव अभियान जिस तरीके से चलाया और जो अब तक जो वहां पर मामला चला, क्योंकि देखिए एक बात बार बार कही जा रही थी कि हम सांप्रदायिक मामले पर नहीं जाएंगे, हिंदू मुस्लिम मसले पर नहीं जाएंगे, हम विकास की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे। और लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भ्रष्टाचार को कर्नाटक में बड़ा मुद्दा बनाया गया। हालांकि इस बीच बजरंग दल, बजरंग बली, नमाज और ये तमाम कंट्रोवर्सी भी है, पर प्रियंका गांधी जिस तरीके से लगातार वो वहां पर कहती रही कि प्रधानमंत्री अगर प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अगर वहां पर आते हैं, प्रधानमंत्री को मुद्दों की बात करनी चाहिए, कर्नाटक की बात करनी चाहिए, ना कि खुद की अपनी बात करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री अपने बारे में बार बार बात करते हैं। इस तरह की बातों का जिक्र प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में तमाम रैलियों में और सभाओं में किया।
और कांग्रेस पार्टी को इसलिए ज्यादा उम्मीदें कर्नाटक से रवि, भी है क्योंकि ये देखिए दक्षिण ये से लगातार जब भी ये कांग्रेस जो कमजोर पड़ी शुरुआत है हुई थी, देखिए जो शुरुआत हुई थी चुनाव प्रचार की कर्नाटक में, भ्रष्टाचार के मुद्दे से, उसके बाद विकास का मुद्दा रहा, फिर कुछ बयान मल्लिकार्जुन खड़गे के और उनके पुत्र के भी बयान आए जो पर्सनल अटैक्स थे। लेकिन जैसे ही मैनिफेस्टो जारी हुआ है और बजरंग दल और पीएफआई को बैन को लेकर के जो बातें लिखी गई हैं, वहां के बाद क्या माहौल आप देखते हैं कांग्रेस के लिए? क्या ये मुश्किलें पैदा कर सकती हैं कांग्रेस के लिए? देखिए कुछ सीटें हैं जहां पर बजरंग दल की बात करें और फिर जब बजरंग बली की जब बात होने लगी तो ये थोड़ा प्रभावित करती है। तकरीबन 16-17 सीट है जिस पर प्रभाव पड़ सकता है इस तरह के बयानों से। पर जिस तरह का चुनाव और प्रचार अभियान जिस तरह का कांग्रेस पार्टी ने किया, आपने देखा होगा कि अब हिमाचल प्रदेश चुनाव हो उसपे उतना गंभीर कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही थी, उतनी गंभीरता से प्रचार नहीं की जा रही थी, पर वहां पर कांग्रेस पार्टी को जनता ने बहुमत दिया और उनकी सरकार बनी। पर कर्नाटक में जिस तरीके से लगातार रैली करना, कार्यक्रम करना, सभा करना और किसी भी प्रचार को हल्के में नहीं लेना, और देखिए इतना मेहनत शायद आपने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में देखा हो कि पूरा गांधी परिवार जुटा हुआ है, पार्टी के तमाम बड़े नेता जुटे हुए हैं, स्टार प्रचारक जुटे हुए हैं। इस तरह का मेहनत जो है बहुत ये कहा जाए कि वर्षों के बाद चलिए कांग्रेस ठीक है पार्टी की रवि, तरफ से देखा गया जब चलिए तमाम बहुत पार्टी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के चुनावी मौसम में अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। धौलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की तरह बीजेपी ने उनकी भी सरकार गिराने की साजिश की थी, जिसमें हमारे कुछ नेता मिले हुए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बीजेपी नेताओं पर कांग्रेस के कुछ विधायकों के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 2020 के राजनीतिक संकट से बच गई, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार को गिराने के षड्यंत्र का समर्थन नहीं किया। दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था उस वक्त में भी, अभी बढ़ा वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भैरव सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गए वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने? तो अब देखिए अशोक गहलोत के इस दावे पर वसुंधरा राजे ने पलटवार किया है। मेरे खिलाफ अशोक गहलोत का बयान एक साजिश है, अशोक गहलोत ने मेरा अपमान किया, यह कहा है वसुंधरा राजे ने। चुनाव हारने के डर से झूठ बोल रहे हैं गहलोत। अशोक गहलोत अपनी पार्टी में बगावत से बौखलाए हुए हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बातें कही उसके बाद वसुंधरा राजे ने यह पलटवार किया है। चुनाव हारने के डर से अशोक गहलोत अपनी पार्टी में बगावत से बौखलाए हुए हैं। अशोक गहलोत के दावे पर वसुंधरा राजे का जोरदार पलटवार। तो जयपुर से सहयोगी छवि हमारे साथ जुड़ रही हैं। छवि, अभी चुनाव में तो वक्त है, लेकिन सियासी पारा राजस्थान का अब बढ़ना तय है, क्योंकि अशोक गहलोत ने धौलपुर में जो बातें कही हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग पे निशाना भी उन्होंने साध लिया, आगे के लिए रास्ते भी क्लियर कर लिए।
बिल्कुल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो ये बयान आया है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरह से अब चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में विरोधी कई हैं और उनमें कुछ तो दूसरे विपक्षी पार्टी हैं, तो कुछ विरोधी अपनी पार्टी में भी हैं। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अपने जो विरोधी हैं, जो खुद की ही पार्टी में जो लोग हैं, जो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, निशाना तो उन पे भी साधा गया है। सचिन पायलट का नाम भी इसमें आ रहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही कुछ समय पहले सचिन पायलट ने भी वसुंधरा राजे की को लेकर और अशोक गहलोत को लेकर निशाना साधा था, एक अनशन तक पर बैठ गए थे। अब ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत ने जिस तरह से ये बयान दिया है, इसमें खास तौर पर क्योंकि धौलपुर में थे तो वहां शोभा रानी कुशवाहा है, जो कि पहले बीजेपी में हुआ करती थी, लेकिन जब मानेसर का घटनाक्रम हुआ उस दौरान वो पूरी तरह से कांग्रेस के सपोर्ट में आ गई, अशोक गहलोत के सपोर्ट में आ गई। तो उससे जैसे ही वसुंधरा राजे, शोभा रानी कुशवाहा और कैलाश मेघवाल, इन तीनों का जिक्र मुख्यमंत्री गहलोत ने किया है। इस तीनों के जिक्र को करते हुए सीधे सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को घेरा है, क्योंकि वो मानेसर का घटनाक्रम फिर से याद दिलाना चाहते हैं। सिर्फ यही बयान नहीं, कल उन्होंने एक बयान और दिया था जिसमें कहा था कि विधायकों ने जो पैसे लिए हैं अमित शाह से, वो उनको लौटा दे, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, वरना आपको डराएंगे धमकाएंगे। अगर आप वो पैसे नहीं दे सकते तो मैं एआईसीसी के फंड से आपको दिलवा दूंगा। तो ये बयान भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, और इन दोनों ही बयानों को अगर साथ में जोड़ के देखा जाए तो एक बात साफ निकल के आती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब सचिन पायलट का जो मानेसर का घटनाक्रम है उसको दोबारा से लोगों के जहन में लाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर वसुंधरा राजे के साथ बात करें तो वसुंधरा राजे ने भी पलटवार किया है, और वसुंधरा राजे का साफ तौर पर कहना है कि जितना अपमान मेरा अशोक गहलोत ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। अहम चीज ये आपसे भी समझना चाहेंगे, अशोक गहलोत ने अपने इस बयान के लिए जो जगह चुना है धौलपुर, इसके पीछे भी वजह को समझने की जरूरत है। धौलपुर वसुंधरा राजे का गढ़ है, और वहां जाकर के इस तरीके से नाम लेते हुए, बाकायदा उन्होंने नाम लिया है, और उसके बाद वसुंधरा राजे ने यह पलटवार किया है कि मेरा अपमान किया गया। इसको जरा सा आप समझाइए कि वो जगह चुनना कितना अहम है। देखिए, एक चीज है, कुछ समय पहले अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था राजनीति से जुड़ा हुआ। वो ये था कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से धौलपुर में जो ये बयान दिया गया है और वसुंधरा राजे का नाम शामिल किया गया है, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर हम थोड़ा सा पुराना जाके समझे तो ये मामला जुड़ा हुआ है सचिन पायलट से। तो जब सचिन पायलट ने बगावत की उस दौरान वसुंधरा राजे ने साथ दिया, और वसुंधरा राजे की दोनों विधायक शोभा रानी कुशवाहा और कैलाश मेघवाल का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि शोभा रानी अब अशोक गहलोत के साथ है और उन्हीं के समर्थन में वो वहां थे, और उन्हीं के पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि छत्र छाया में अशोक गहलोत के। ऐसे में उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए, क्योंकि धौलपुर और ये जो क्षेत्र है वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। धौलपुर, भरतपुर और वसुंधरा राजे अधिकतर शुरुआत भी वहीं से करती है अपने। लेकिन ये तीर क्या कारगर होगा छवि? ये कारगर होगा क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से ये आरोप भी लगाते रहे हैं सचिन पायलट कि कुछ ना कुछ तो है। अब वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुए उसकी जांच आप क्यों नहीं कराना चाहते? तो अब जो अशोक गहलोत ने ये कहा कि उस समय सरकार बची क्योंकि वसुंधरा राजे खड़ी हुई, उसके अलावा मेघवाल का नाम उन्होंने लिया, कैलाश मेघवाल का, वो खड़े हुए। तो क्या जो मिली भगत की बात सचिन पायलट करते रहे हैं उस पर, उस बयान को तो बल मिलेगा? देखिए, इसमें मिली भगत की अगर बात करें तो सिर्फ वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत की मिली भगत की बात नहीं है, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन पहले ही एक फोटो वायरल हुआ था काफी, जिसमें अमित शाह थे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे, सचिन पायलट थे, ये सभी लोग एक फ्रेम में दिखाई दिए थे। तो जब से वो फोटो वायरल हुआ है उसके बाद से ये पंजाब का फोटो था, और उसके बाद से ही राजस्थान की सियासत में काफी बदलाव आया। जिस तरह से बयानबाजी तेज हुई, क्योंकि हर कोई अपनी सत्ता बचाना चाहता है, चाहे वसुंधरा राजे हो, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो। क्योंकि जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई है, वहीं भाजपा में कई चेहरों की लड़ाई है, जिसमें अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जो कभी भी नहीं झुकी। तो यानी कि छवि, इस बार मान के चले कि राजस्थान का इस बार जो चुनाव होने वाला है वो बेहद दिलचस्प होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह का माहौल पूरे 5 साल में बना रहा है, उसके बाद अब कह सकते हैं कि 5 साल की ये पूरा एक ट्रेलर था, उसके बाद मूवी तो अभी ही अब आएगी, क्योंकि जिस तरह से 5 साल से माहौल पहले बना टीजर, उसके बाद ट्रेलर, और अब इंतजार रहेगा पूरे फिल्म का। फिल्म
और क्लाइमेक्स कब खुलता है उस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया छवि आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा। पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार हुआ है जुगनू वालिया। लखनऊ पुलिस आज रिमांड पर लेने की अर्जी देगी। जुगनू पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जुगनू की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ पुलिस आज रिमांड पर लेने को लेकर अर्जी देगी। ये बड़ी खबर, जुगनू पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी खत्म हो गई है। यूपी के 20 जिलों में एटीएस की टीम ने छापेमारी की। 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के लिए 30 टीमों का गठन किया गया था। तो आपको बता दें कि यह बड़ी खबर है, 20 जिलों में छापेमारी चल रही थी और आपको बता दें कि छापेमारी जो है वो खत्म हुई है। 30 टीमों का गठन किया गया था छापेमारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी जो है वो खत्म हो गई है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के सुकमा से यह बड़ी खबर है, डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। यह बड़ी जानकारी, मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन इस समय जारी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और इसमें 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और पंजाब के अमृतसर से यह बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से धमाका हुआ है। ब्लास्ट में एक शख्स जख्मी हुआ है। स्वर्ण मंदिर के पास, हेरिटेज स्ट्रीट के पास यह धमाका हुआ है। बम स्क्वाड मौके पर मौजूद है। पुलिस अब जांच में जुटी है। तो यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पंजाब के अमृतसर से यह बड़ी खबर। बम स्क्वाड मौके पर मौजूद है, पुलिस की टीम जांच कर रही है। पंजाब के अमृतसर में एक बार फिर से धमाका हुआ है। ब्लास्ट में एक शख्स जख्मी हो गया है। ये सीसीटीवी, ये तस्वीर आप देखें, ये सीसीटीवी फुटेज है। ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रामबन जिले में कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो रामबन जिले में कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टिल्लू ताजपुरिया के हत्यारों की आज कोर्ट में पेशी होगी। पटियाला कोर्ट में दोपहर 2 बजे इन्हें पेश किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना है। गोगी गैंग के सदस्यों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटियाला कोर्ट में दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा टिल्लू ताजपुरिया, जिसकी हत्या कर दी गई थी तिहाड़ जेल में। और आपको बता दें कि पटियाला कोर्ट में आज 2 बजे टिल्लू ताजपुरिया के हत्यारों को पेश किया जाएगा। जयपुर के मंदिर श्री रामचंद्र जी चांदपोल में आज मंदिर के पहले महंत स्वर्गीय पंडित कन्हैया लाल जी का पुण्य उत्सव जन सम्मान समारोह मनाया गया। महंत पंडित विद्यासागर श्री कन्हैया लाल जी के नाम से राजघराने और धर्म सभाओं का जिक्र संबोधन में किया जाता है। महंत नरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि आज इस अवसर पर महंत परिवार द्वारा उनके नाम पर विद्वानों को सम्मानित किया गया। धन्यवाद सभी सम्माननीय स्तरीय संस्कृत दिवस समारोह के अवसर पर विद्वत को ताज से समझाया कि
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।